बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस पॉलीमराइजेशन के अंदर जो पॉलीमर फॉर्म होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो होगी द पॉलीमर्स फॉर्म थ्रू अ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ मोनोमर्स एंड जॉइन टुगेदर लूजिंग स्मॉल मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट सच एज वाटर, HCl या फिर मैथनॉल। तो हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग कंडेंसेशन की बात करते हैं तो कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई ना कोई दो मॉलिक्यूल्स या कोई दो कंपाउंड जो है वो आपस में मिलते हैं और कोई छोटा मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है, ठीक है। कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाता है रिएक्शन के अंदर से। फॉर एग्जांपल वाटर हो सकता है, HCl हो सकता है, या मैथनॉल हो सकता है, या फिर कोई और छोटे छोटे कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी यही रिएक्शन हो सकता है जिसमें पॉलीमर्स बने बाय द रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, ठीक है। और वो रिएक्शन जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन हो, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स मिले और कोई छोटा सा मॉलिक्यूल जो है वो उस रिएक्शन के अंदर से एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाए, ठीक। तो अगर हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स की डेफिनेशन देखें तो ऐसे पॉलीमर्स जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है, मोनोमर्स से मिलके बनते हैं ना बेसिकली पॉलीमर्स। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मोनोमर्स के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन हो और तब जो पॉलीमर बने उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है। एक हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि जिसमें दो COOH ग्रुप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है R, और यहाँ पर भी COOH ग्रुप है। तो ये हमारे पास है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम एज अगर हम बात करें डाई अमीन की, तो डाई दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप थे, इसी जगह दो अमाइनो ग्रुप लगा दे तो NH2 ग्रुप्स लगा दे तो ये बन जाएगा हमारे पास डाई अमीन, ठीक है। तो हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अमीन के दरम्यान में जब रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ, यहाँ से वाटर रिलीज़ हुआ। किस तरह से, यहाँ से आप देख रहे हैं एक OH इधर है और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये एक OH यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, और बॉन्ड जो है वो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH के साथ, ठीक है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O और NH का जो बॉन्ड है इसको हम लोग जो है वो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं, और इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसकी बात नहीं करें तो हम इसको ओवरऑल मॉलिक्यूल को पॉलीअमाइड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया के रिएक्शन हो गया और यहाँ से क्या निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल। अब हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ वन मोनोमर यूनिट रिएक्ट विद फंक्शनल ग्रुप ऑफ अनदर मोनोमर। अब देखें यहाँ पर ये जो COOH था ये फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है, COOH फंक्शनल ग्रुप था और दूसरे में H2N फंक्शनल ग्रुप था। तो एक मोनोमर के फंक्शनल ग्रुप ने दूसरे मोनोमर के फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट किया, या जो है हम कह सकते हैं कि उनका रिएक्शन हुआ और यहाँ से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल हुआ और फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान में एक नया बॉन्ड बन गया। तो बेसिकली यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स का मेन रोल है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये मोनोमर है हमारे पास, टर्फथैलिक एसिड है और हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है। इसमें सेम रिएक्शन होगा किस तरह से कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ पर OH है। तो यहाँ से वाटर रिलीज़ हो सकता है आराम से, यहाँ से वाटर रिलीज़ हो जाएगा और ये जो O के साथ आगे बॉन्ड बनेगा इस मॉलिक्यूल का, इथाइलिन ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल का, वो होगा एस्टर बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि एस्टर होता है C डबल बॉन्ड O और साथ कोई R ग्रुप होता है। यहाँ पर आप देखें C डबल बॉन्ड O और साथ कोई R ग्रुप लगा हुआ है। ये सारा इस तरह से आ जाएगा। तो ये मुश्किल नहीं है, याद करना आसान सा ही है। इसमें हम लोगों ने देखना है टर्फथैलिक एसिड, इथाइलिन की एग्जांपल्स हैं बेसिकली। उसके बाद हमारे पास है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें जो है COOH के दो ग्रुप्स होते हैं और दरमियान में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, यानी कि CH2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहे होते हैं। और साथ हमारे पास है 1,6 डाई अमाइनो हेक्सेन। तो दोनों ग्रुप सेम ही है, 4 कार्बन दरमियान में और दोनों के साइड्स पर कार्बन्स के साथ जो है वो NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल काउंट करना चाहें, अगर आपसे कोई ओवरऑल पूछे कि एडिपिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। 4 तो दरमियान में, लेकिन 2 कार्बन COOH ग्रुप्स के भी हैं। इसी तरह अगर डायमाइनो हेक्सेन में देखें तो यहाँ पर भी 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। दोनों रिएक्ट करेंगे सेम, जैसे ऊपर रिएक्शन हुआ था वहाँ पर एस्टर बना था, यहाँ पर अमाइड बनेगा क्योंकि यहाँ पर O नहीं है, दरमियान में NH के साथ बॉन्ड बना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें, दोबारा से टर्फथैलिक एसिड आ गया ये वाला, लेकिन हमने नीचे जो यूज़ किया वो हमने यूज़ किया डायमाइनो बेंजीन साथ यूज़ किया। इसका रिएक्शन सेम इस तरह के रिएक्शन से होगा जिसमें हमारे पास नाइलोन 6 बना था। अब हम आगे वाला टेबल देखते हैं, उसमें ना आपको सही समझ आएगी। अच्छा टेबल आ गया, चलिए। अब है कि वाई कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। अब हम इनको स्टेप ग्रोथ कंडेंसेशन पॉलीमर्स को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स क्यों कहते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि ये स्टेप वाइज बनते हैं, ठीक है। दो मोनोमर्स बनेंगे, दो मोनोमर्स जो है वो मिलेंगे और ये मिलके डाइमर बनाएंगे, ठीक है। फिर डाइमर आगे एक और मोनोमर से मिलेगा,
ठीक है। तो ट्राइमर बनाएगा, टेट्रामर बनेगा, इस तरह से डिफरेंट किस्म के आगे रिएक्शन होते रहेंगे और इस तरह से ये पॉलीमर की शक्ल अख्तियार करता जाएगा। तो मतलब ये स्टेप वाइज है, पहले मोनोमर मिला, उन्होंने डाइमर बनाया, फिर डाइमर के साथ एक और मोनोमर मिला, फिर उन्होंने ट्राइमर बनाया, फिर एक और मोनोमर, एक और मोनोमर, इस तरह से मोनोमर्स की एडिशन होती है। हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोपगेशन के अंदर। यहाँ पर हमारे पास है क्लासिफिकेशन। अब देखें यहाँ पर अगर आप इसको उल्टा लेकर चलें, जैसे यहाँ से अगर हम शुरू करें तो कंपोनेंट्स में उन्होंने हमें बताया कि ये देखें, ये जो ये वाला रिएक्शन है इसमें हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है, और ये है ये वाला रिएक्शन, ठीक है, एडिपिक एसिड है और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यही वाला रिएक्शन आ गया। अगर हम इनको मिलाएं तो यहाँ से अगर हम वाटर रिलीज़ करवाएं तो पॉलीएस्टर बनेगा। फिर उन्होंने पॉलीएस्टर का आपको यहाँ पर दिखा दिया कि फार्मूला ये होता है। इसी तरह अगर हम बात करें नीचे तो ये इसी तरह से फर्दर जो है वो रिएक्शन होंगे और ये सारे जो है ना वो खुद ही से ही देख के याद करने पड़ने हैं कि ये, क्योंकि ये हमारे पास सारे रिएक्टेंट्स हैं, ये बताया कि कौन सी टाइप है, क्या चीज़ बन रही है, और ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है कि भाई जो बना है उसका क्या फार्मूला होगा, यानी कि पॉलीमर का क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो इसमें से एक आप देख लेते हैं, इसमें से ये बिस्फेनॉल है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लेक्सान। कैवलर हमने पीछे देखा है कि कैवलर क्या है कि दरमियान में बेंजीन रिंग होता है और 2 COOH लगे होते हैं, ठीक है। तो जब वो रिएक्ट करेगा हमारे पास नीचे सेम से, जैसे यहाँ पर बना था ये वाला, ये लास्ट वाला देखें, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है, टर्फेथाइलिक एसिड है, यहाँ पर भी डायमाइनो बेंजीन है। जब रिएक्ट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है कैवलार। अब देखें कैवलार यहाँ कब बनेगा, जब मेटा पे होंगे ग्रुप्स, सॉरी पैरा पे होंगे ग्रुप्स, ठीक है। और अगर सेम मॉलिक्यूल सारा कुछ सेम है लेकिन अगर ग्रुप्स जो है वो मेटा पे लगे हुए हैं तो फिर नॉमिक्स बनेगा। है ये भी पोलियमाइड, है ये भी पोलियमाइड, लेकिन नाम में फ़र्क है। तो ये MCQs में आ सकता है कि भाई पैरा कब बनेगा और मेटा कब बनेगा, या फिर कैवलार कब बनेगा और नॉमिक्स कब बनेगा। तो जब ग्रुप्स पैरा पे हैं तो कैवलार बनेगा और जब ग्रुप्स जो है वो मेटा पे हैं तो नॉमिक्स बनेगा। और ये स्पेंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेंगे, इनके रिएक्शन लिख लें अपने ना उसके ऊपर साइड पर के इस दोनों को हमने ऐड किया, यहाँ से जो है वो बॉन्ड बना और किस तरह से ये आगे फर्दर मूव किया। अब है टाइप्स ऑफ मोनोमर इन स्टेप रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए फॉर एग्जांपल AABB टाइप का क्या मतलब है कि हो सकता है ये मोनोमर 1 है, ठीक है, और ये मोनोमर 2 है। अब हो सकता है कि दोनों मोनोमर्स में दोनों ग्रुप सेम लगे हों, ठीक है, तो हम कहेंगे कि A, इसको हमने A का नाम दिया, इस ग्रुप को भी हमने A का नाम दिया, तो हमने कहा ये AA टाइप है। या फिर OH लगे हुए दोनों साइड्स पे, तो हमने कहा ये B टाइप है, ठीक है। यानी कि हम एक कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर्स ले रहे हैं, AABB 1 2, ये सब इमेजिनरी नंबर्स है। बेसिकली हमने कहा क्या है कि ऐसी टाइप जिसके अंदर दोनों ग्रुप सेम लगे हों, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है उसके साथ दोनों ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप, जैसे R है, R के इधर और इधर दोनों सेम ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल इधर भी A है और इधर भी A है, तो हमने इसको कहा ये AA टाइप है। इस तरह AB टाइप क्या है कि 2 डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे हों R के साइड पर, जैसे फॉर एग्जांपल R के एक साइड पर तो A था, दूसरी साइड पर B आ गया, तो ये हमारे पास AB टाइप हो गई, यानी कि दरमियान में तो वही चीज़ है लेकिन साइड पर कोई डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, दोनों सेम ग्रुप नहीं है। और थर्ड क्या है हमारे पास, 3 फंक्शनल ग्रुप फॉर क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसमें हमारे पास 3 तरह के जो है वो 3 ग्रुप्स लगे होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें ये CH2 है, ये CH2 है, इधर इस तरफ भी OH लगा, इधर भी OH लगा, नीचे भी लगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स क्यों लगे हैं कि आप 3 तरह से 3 जगह से यहाँ पर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले OH के साथ से अगर हम H हटा दें तो यहाँ पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो सकती है, इधर से H हटाएँ तो यहाँ से शुरू हो सकती है, नीचे से हटाएँ तो वहाँ से। तो इसके ज़रिए क्या होगा कि क्रॉस लिंक पॉलीमर बनेगा, ठीक है। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स किस तरह से होते हैं, एक सेकेंड ज़रा मैं ये रिमूव कर दूँ, ये देखें ये इस तरह से, ठीक है, ये पॉलीमर्स है फॉर एग्जांपल, तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं से यूँ लिंक कर रहे होते हैं। ये क्यों लिंक कर रहे हैं, ये इस नीचे वाले OH की वजह से यहाँ पर लिंकेज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं ये क्रॉस लिंक्ड है, इस तरह से भी लिंक कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर 2 डाई फंक्शनल मोनोमर्स की, तो इसमें हमारे पास क्या है, देखें यहाँ पर हम जो बात करें वो इस वाले की करें, ये जो फर्स्ट टाइप थी AABB टाइप, ठीक है। AABB टाइप की अगर हम बात करें जिसमें मतलब एक मोनोमर में 2 फंक्शनल ग्रुप सेम है और एक में 2 फंक्शनल ग्रुप, इनको अगर हम रिएक्ट कराएं जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कराया, तो 2 तरह से हो सकता है, या तो विदाउट लॉस या फिर विद लॉस। क्या मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि बगैर लॉस हुए मॉलिक्यूल बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो किसी छोटे मॉलिक्यूल का और फिर मॉलिक्यूल बनेगा पॉलीयूरिथेन ही, ठीक है। रिजल्ट में क्या बनना है, पॉलीयूरिथेन। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो डाईआइसोसायानेट है। डाईआइसोसायानेट जब डायोल के साथ रिएक्ट करेगा तो डाईआइसोसायानेट और डायोल के रिएक्शन से देखें यहाँ पर ये हमारे पास किस तरह से है, ये हमारे पास है COCN। इसको अगर हम देखें ये वाले ग्रुप को और ये वाले, अगर हम यहाँ से इनके दरमियान में भी रिएक्शन कराएं ना इस वाले के, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है,
ये देखें ये वाला, ये OH के साथ से दोनों हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास, एक इसके पास और एक इस वाले नाइट्रोजन के पास। ठीक है, जब ये नाइट्रोजन के पास चले गए तो देखें लॉस तो कुछ हुआ नहीं मॉलिक्यूल का, लेकिन पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गई क्योंकि मॉलिक्यूल में से कुछ भी नहीं निकला, ये सारा का सारा पूरा ही इकट्ठा ही हो गया। लेकिन क्या हुआ कि पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गई तो ये हुआ हमारे पास पॉलीयूरिथेन बना है, ये पॉलीयूरिथेन बना है, लेकिन विदाउट द लॉस ऑफ एनी स्मॉल एटम या स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, देख लें इसको। उसके बाद हमारे पास विद लॉस, कि अगर लॉस हो, अगर लॉस होना है तो हम लोग जो मोनोमर्स हैं उनको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मोनोमर्स में यूज़ कर रहे हैं पॉलीयूरिथेन बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास डायामीन, ठीक है, डायामीन है और ये क्लोरो एसिड, डाईक्लोरो एसिड है। तो इसमें अब हम देखें कि यहाँ पर क्लोरीन लगी है, यहाँ पर भी क्लोरीन लगी है और यहाँ पर NH2 और NH2। अब इसमें रिएक्शन किस तरह से होगा, इसमें भी सेम है कि यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ से क्लोरीन हटेगा, ठीक है, यहाँ से ये वाले क्लोरीन रिमूव होंगे और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहाँ से 2HCl निकल जाएगा और बाकी मॉलिक्यूल्स का आपस में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। सही, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर N और इस वाले कार्बन के दरम्यान में बॉन्ड बन गया, बना पॉलीयूरिथेन ही है लेकिन विद लॉस है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, प्रोबेबली इतना चांस नहीं है लेकिन ये आ सकता है कि राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीयूरिथेन विदाउट लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल या फिर विद लॉस ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर पॉलीयूरिथेन क्यों, कि इसके अंदर दो ग्रुप्स हैं, देखें NH है और COO है। तो COO हमें बताता है कि एस्टर है और दूसरा हमें बताता है एमाइड है, तो इसको हम मिला के कहते हैं पॉलीयूरिथेन। ये हमारे पास होगी फर्स्ट टाइप की एग्जांपल। अब हमारे पास आ गई सेकंड टाइप जो हमारे पास थी AB टाइप, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लास्क लिया है, ठीक है, उसमें ना आपने एक ही मॉलिक्यूल डाल दिया, ठीक है, यानी ये वाला मॉलिक्यूल डाल दिया जो AB टाइप का है। ठीक है, AB टाइप के मॉलिक्यूल से क्या फ़ायदा होता है कि आपको कोई और मोनोमर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो मॉलिक्यूल्स आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं। किस तरह से कि देखें इसका एंड कुछ और है, ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी साइड पर दूसरा मोनोमर होगा उसका एंड कुछ और होगा, तो ये आपस में रिएक्ट, ये देखेंगे ये वाला, इसका एंड एक साइड पर है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक साइड पर हमारे पास है अल्कोहल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो क्या होगा, इसी तरह का जब इसके सामने कोई और मोनोमर आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का और OH ग्रुप के साथ जो है वो रिएक्शन हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है, तो ये मतलब आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे, समझ आई। जैसे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये OH है ना और ये CO2H है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके सामने सेम ऐसा ही एक मॉलिक्यूल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ इसको COOH ROH, ठीक है। अब ये क्या था, C डबल बॉन्ड OH है ना ये, अब यहाँ से एक H और यहाँ से अगर OH निकल जाए, बन गया इनके दरम्यान में बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ से भी H निकल जाएगा, यहाँ से भी चेन ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह से आएगा ये, ठीक है, यहाँ पर OH बचा, यहाँ से भी ये OH अगर हम निकाल दें तो यहाँ से भी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह की टाइप में ये जो AB टाइप होती है इसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा अच्छी पॉलीमराइजेशन होती है क्योंकि इसमें हमें कोई और चीज़ डालनी नहीं पड़ती। ठीक है, एक ही टाइप के मोनोमर के अंदर से हमारे पास पॉलीस्टर बन जाता है। ठीक हो गया, यानी कि एक ही पॉलीमर बन जाता है, पॉलीस्टर एस्टर बन रहा है ना इसमें, तो इसलिए हम लोग को पॉलीस्टर बन जाता है। किस तरह से होगा ये वाला, अगर मैं आपको करके दिखाऊँ ये वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ से देखना शुरू करें, ये OH हमने निकाल दिया, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड R बॉन्ड C डबल OH। ठीक है, इस C डबल OH को अगर हम फर्दर ऑरिजिनेट करें, यहाँ से OH खत्म हो जाएगा और यहाँ एक और बॉन्ड बन जाएगा और ये हमारे पास पॉलीमर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो डाई फंक्शनल ग्रुप है, मोनोमर विद डाई फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक मोनोमर के अंदर ही दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं और ऊपर से 2 डाई फंक्शनल मोनोमर्स, यानी 2 डिफरेंट डाई फंक्शनल मोनोमर्स हैं, एक में सेम टाइप के मोनोमर, दूसरे में दूसरे टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया रिंग वर्सेस चेन पॉलीमराइजेशन। ये हमारे पास है थर्ड टाइप जिसकी हमने बात की थी। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप में क्या है कि रिंग वर्सेस चेन पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि कब हमारे पास रिंग बनेगा और कब हमारे पास चेन बनेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक जो है रिएक्टेंट है या एक मोनोमर है हमारे पास। अब इसमें कैसे हम बता सकते हैं कि भाई इसके रिएक्शन में रिंग बनेगा या चेन बनेगी। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइप ये कौन सी है, H2Na एक साइड पर जो है वो C डबल OH लगा, तो ये तकरीबन AB टाइप से सिमिलर है। ठीक है, लेकिन इसके रिएक्शन के बाद चेन बनेगी या रिंग बनेगा ये कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए ये चीज़ है कि अगर जो है 5 to 7 कार्बन आइटम्स हैं चेन के अंदर, इस चेन मोनोमर के अंदर 5 से 7 कार्बन आइटम्स हैं तो रिंग बनेगी। ठीक है, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग या फिर 7 मेंबर रिंग बनेगी। लेकिन अगर
5 से कम या 7 से ज़्यादा पॉलीमर्स 7 से ज़्यादा कार्बन आइटम्स हैं तो यकीनन कोई ना कोई चेन आएगी रिजल्ट में, ठीक है। जैसे आप लोग अगर ये एग्जांपल देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सेम मोनोमर्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट किए और ये जो है वो इसके अंदर आपस में हो गई कंडेंसेशन, लाइक इस तरह से ये NH आ गया यहाँ पे और ये जो है वो रिंग क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ से वाटर निकलेगा, ठीक हो गया। अब लेकिन कभी चेन भी बन सकती है कि यहाँ से H2 निकल गया और H निकल गया और यहाँ से OH निकल गया तो सीधी चेन भी आ गई। तो सीधी चेन में मोनोमर भी बन सकता है और अगर यहाँ पर जो है वो रिंग भी बन सकता है। तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं मॉलिक्यूल के अंदर। ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गई। ये एग्जाम्पल जो है वो सिमिलर है जिस तरह हम लोगों ने पहले किया उससे एग्जाम्पल से। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ देखें, यहाँ पर OH है, यहाँ पर COOH है, वाटर निकल जाएगा, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो ये चेन जो है वो ओरिजिनेट करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। इसी तरह यहाँ पर अब दो अलग-अलग ग्रुप्स हैं, जैसे यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इधर डायऑल है, तो यहाँ से जो है वो OH यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया और ये हमारे पास जो है वो एक एस्टर की शक्ल आ गई। लेकिन चेन यहाँ से भी ओरिजिनेट हो सकती है, इधर से OH निकल सकता है, इधर से OH निकल सकता है। तो ये पॉलीमर्स जो है वो ख़ास से लंबे उसके साथ बन सकते हैं। अब है मोनोमर विद ट्राई फंक्शनैलिटी। ट्राई फंक्शनैलिटी ये वही तीसरी चीज़ जो हम लोग रह गई थी कि भाई अगर ट्राई फंक्शनैलिटी हो यानी 3 फंक्शनल ग्रुप्स, 3 जगह पर फंक्शनल ग्रुप्स लगे हो जैसे OH OH OH, तो हमने कहा था इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें क्रॉस पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, ठीक है, क्रॉस लिंक या ब्रांच पॉलीमर बनेगा। तो ये देखें जैसे यहाँ पर उसकी एक एग्जांपल आई है, ये वाला सारा मॉलिक्यूल वैसे ही है, ठीक है। अब आपने नोट करना है हम लोगों ने ना OH OH रिमूव किया, यहाँ से OH रिमूव किया, यहाँ से OH रिमूव किया, यहाँ से OH रिमूव किया, तो किस तरह से चेन आगे बढ़ेगी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी H रिमूव किया, COO, एक सेकेंड, हम लोगों ने, हाँ ठीक है, ये देखें यहाँ से हम लोगों ने ना ये जो ये लिखा है ये पहले लिखा है, तो यहाँ पर COO है, यहाँ से हमने OH रिमूव कर दिया, उसके बाद हमारे पास आ गया R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और O। अब यहाँ से हमने OH रिमूव किया, ठीक है, तो एक वाटर यहाँ से तकरीबन निकल गया, लेकिन निकलेगा कि यहाँ से भी निकलेंगे। अब देखें इसको हमने साथ मिलाया CH2 से, तो OH यहाँ से भी निकल गया, ठीक है, उसके साथ है CH और है OH। अब ये जो OH था ये देखें O और यहाँ से H निकल गया, उसके साथ एक और मोनोमर आके अटैच हो गया, ठीक है। तो इस डाइवर्सिटी की हम बात करें तो उसके बाद ऊपर अगर हम जाएँ तो CH वैसे ही है, ये रहा CH, उसके बाद ये CH2 है, ये CH2 है, ठीक है। उसके बाद ये जो O था ये वाला O, इस O के साथ एक और कार्बन मतलब एक और कार्बोनाइल ग्रुप आके लग गया, यानी कि डाइवर्सिटी है मॉलिक्यूल में, ट्राई फंक्शनैलिटी की वजह से ब्रांच बनेगी बिल्कुल। ये चेन इस तरह से दोबारा आगे चलेगी, फिर नीचे से एक ब्रांच निकलेगी, इस तरह से जुड़ते जाएंगे और यहाँ से जो है वो दोबारा से रिएक्शन, ये जो ये COOH है यहाँ से दोबारा से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ब्रांच और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स फॉर्म्ड इफ मोनोमर विद मोर देन 2 फंक्शनैलिटीज़ प्रेजेंट, अगर 2 से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ प्रेजेंट होंगी तो ब्रांच बनेगी। अब हमारे पास है कंट्रोल या स्टॉप ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि अगर हम पॉलीमराइजेशन को कंट्रोल या स्टॉप करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास है टाइम ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि कितनी देर के लिए आप पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं ये मैटर करता है। उसके बाद है टेम्परेचर। आपको पता है अगर हम टेम्परेचर को आपको पता है अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो टेम्परेचर अगर हम कम कर दें तो पॉलीमराइजेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और है नो मोर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, कि अगर आपने पॉलीमराइजेशन को कंट्रोल करना है या स्टॉप करवाना है तो ये चीज़ ध्यान में हो कि कोई और पॉलीमराइजेशन के लिए वहाँ पर एक्टिव सेंटर एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट ना हो, ठीक है। अगर एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होगा तो पॉलीमराइजेशन स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूज़ ऑफ एंड स्टॉपर। एंड स्टॉपर क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स हम लोग ऐड कर देते हैं जो चेन एंड पे जाके अटैच हो जाते हैं, यानी कि जो पॉलीमराइजेशन हो रही होती है उसकी एंड चेन पे जाके चेन के एंड पे जाके अटैच हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाती है। और लास्ट एक्सेस ऑफ 1 मोनोमर, इसमें क्या है कि अगर एक मोनोमर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और दूसरा वाला लेस क्वांटिटी में होगा तो बेशक एक पड़ा है तो पड़ा रहे, दूसरा तो ख़त्म हो गया, तो जब दूसरा पॉलीमर ख़त्म हो जाएगा तो पॉलीमराइजेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ टेम्परेरी होती है। अगर आप इसमें मज़ीद मोनोमर ऐड करें तो मज़ीद मोनोमर ऐड करने के बाद पॉलीमराइजेशन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो फिर क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं कि एक मोनोमर को हम लोग ज़्यादा में रखें और एक को हम कम में रखें ताकि पॉलीमराइजेशन जब हम चाहते हो तो रुक जाए। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी कि इसमें क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स होते हैं विद और विदाउट लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। उसके बाद है टाइप्स है, ये सारा एक ओवरव्यू है जो हम पीछे पढ़ के आए कि AA BB टाइप है और ये वाली टाइप है ब्रांच पॉलीमर बनेगा।
यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर ए बी बी टाइप है तो लीनियर पॉलीमर बनेगा, यानी 2A और 2B मिलेंगे तो लीनियर पॉलीमर बनेगा। लेकिन अगर ट्राई फंक्शनैलिटी आ जाती है तो फिर ब्रांच पॉलीमर बनेगा। लास्ट हमारे पास पॉइंट है कि ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट मैट्रिक्स बाय रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, ओलिगोमर्स, टेट्रामर्स, मोनोमर डिप्लेटेड अर्लियर। अब उन्होंने कहा कि ग्रोथ किस तरह से होती है कि एक डाइमर बना, दो मोनोमर रिएक्ट किया, एक डाइमर बना, डाइमर के साथ दोबारा मोनोमर रिएक्ट किया, ट्राइमर बना, ठीक है, ट्राइमर बना इनके थ्रू, ट्राइमर के साथ दोबारा मोनोमर रिएक्ट किया। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्या चीज़ है? मोनोमर, ठीक है। ओरिजिनल मोनोमर सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, तब डाइमर, ट्राइमर, इस तरह से टेट्रामर इस तरह से बनते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि पॉलीमर चेन जो है वो बहुत स्लोली बनती है, यानी कि 10⁻13 कोलेजन्स में से सिर्फ एक कोलेजन जो है वो सक्सेसफुल होती है पॉलीमराइजेशन के लिए, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए 10⁻13 कोलेजन्स होंगी, उनमें से कोई एक कोलेजन जो है वो सक्सेसफुल होगी। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट जो है वो स्लोली इंक्रीज़ होता, जाहिर है स्लोली इंक्रीज़ होगा क्योंकि मोनोमर्स मिलेंगे तो डाइमर बनेगा, डाइमर से फिर मोनोमर मिलेगा तो फिर जो है वो ट्राइमर बनेगा। और हमने कहा भी है कि कोलेजन्स जो है वो सारी कोलेजन्स इफेक्टिव नहीं होती, 10⁻13 में से कोई एक कोलेजन इफेक्टिव होगी। तो इसीलिए स्लोली रिएक्शन होता है, स्लोली मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होता है। मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी मॉलिक्यूलर वेट की वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, यानी कि एक ही उससे इंक्रीज़ हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि मोनोमर तो सेम ही ऐड हो रहा है ना, डाइमर बना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉलिक्यूलर वेट था एक मॉलिक्यूल का 2, अब जब मोनोमर आके ऐड हुआ, दो मोनोमर सेम थे, दो मोनोमर्स ऐड हुए तो ये बन गया 4 में जब दोबारा मोनोमर ऐड होगा तो कितना इंक्रीज़ आएगा? 2 में 2 ऐड हुआ तो कितना इंक्रीज़ आया था? 2 का। यहाँ पे 4 में 2 इंक्रीज़ होंगे, 6 आ गया तो कितने का इंक्रीज़ आया? 2 का। तो 2 ये चीज़ मेंटेन रहेगी, तो यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगी मॉलिक्यूलर वेट की। उसके बाद है पॉलीमराइजेशन रेट डिक्रीजेज स्टेडीली एज फंक्शनल ग्रुप्स कंज्यूम। जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप कंज्यूम होते रहते हैं तो पॉलीमराइजेशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप जब ऑक्यूपाई होते जाएंगे, जब वहाँ पर पॉलीमराइजेशन होती जाएगी तो जाहिर है उसका रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि ख़त्म हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप्स अगर मोनोमर जो है वो लिमिटेड हो। फिर पॉलीमर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इन बैकबोन। अब इसमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप्स बैकबोन में होने चाहिए, मतलब जो मेन चेन होती है उसमें फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे ना वो मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा। फिर लॉन्ग रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब जाहिर है हम लोगों ने पहले ही कहा कि रिएक्शन जो है वो बड़ा स्लोली प्रोसीड करता है और हमें टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हमने यही कहा कि यहाँ पर हमें लॉन्ग रिएक्शन टाइम चाहिए होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये कुछ पॉलीमर की टाइप्स हैं, उनके अंदर रिपीटिंग यूनिट के बारे में बताया गया कि कौन कौन से रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट है। तो ये आ सकता है MCQs में भी ये पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छी तरह देख लेंगे कि कौन से वाले पॉलीमर के अंदर कौन सा यूनिट जो है वो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछते हैं कि भाई पॉलीकार्बोनेट में कौन सा वाला ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिपीट हो रहा है, तो फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में, होप से समझ आई होगी आपको। थैंक यू।